हाय बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक। जो बच्चे क्लास 10th में 2021 टू एंड 2022 बैच में आए हैं, कंग्रेचुलेशंस। आपके बोर्ड एग्जाम्स इंशाल्लाह कैंसिल नहीं होंगे और हम सबको पेपर देने के में काफ़ी मज़ा आएगा। हम खूब तैयारी करेंगे अच्छे से और खूब अच्छे अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। सो विद दिस होप एंड विश लेट बिगिन दिस न्यू अकेडमिक ईयर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर क्लास 10 हिस्ट्री। सीबीएसई वाले बच्चों, ये नेशनलिज्म इन इंडिया वो चैप्टर है जो पिछले साल सिलेबस रिड्यूस होने के बाद भी नहीं कटा था। इसका एक छोटा सा पोर्शन भी नहीं कटा था आपकी बुक से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक्चुअली में 5 से 8 नंबर का पेपर जरूर आएगा 2022 वाले बोर्ड एग्जाम्स में, और आज हम ये 5 से 8 नंबर पूरा प्रिपेयर कर लेंगे बच्चा। वैसे तो ये चैप्टर इतना बड़ा है कि अगर मैं 2 सेशन या 3 सेशन में पढ़ाने जाऊं तब भी जाके ये उतना भी खींचा जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चैप्टर को एक ही क्लास में पढ़ा रहे हो तो बच्चों की कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि ये पूरा चैप्टर आज आपका खत्म करा दूं, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज सोशली शुभम। आप टेलीग्राम में मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे डाउट सॉल्विंग होती है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी हमारी आज़ादी की, नेशनलिज्म इन इंडिया। पहली बात, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होती है देशभक्ति की भावना। नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में ये देशभक्ति की भावना कहाँ से आई? तो उसका उत्तर ये है कि जैसे दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन हो जाता है, वैसे ही हमें जब समझ में आया कि सारे भारतीयों को प्रॉब्लम देने वाले एक ही तरीके के लोग हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो फिर हमने बोला ठीक है भाई, फिर तो इन्हीं से नफरत कर लेते हैं। और उनसे नफरत करते करते, ब्रिटिशर्स से नफरत करते करते हमारा आपस में भाईचारा बढ़ता चला गया और हम में धीरे धीरे उत्पन्न हुई देशभक्ति की भावना। तो यही कहानी है, हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे देशभक्ति की भावना थोड़ी 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 और बढ़ती गई दिलों में, दिमागों में, और हमने आज़ादी पाली। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। अब आप बोलोगे मैम हमने तो नहीं लिया था पार्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल पार्ट नहीं लिया था, लेकिन फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडिया में एक नया इकोनॉमिक और एक नया पॉलिटिकल सिचुएशन लाके खड़ा कर दिया था। ये नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन एक्चुअली में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में लाके खड़ा किया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में पार्ट लिया था, इंडिया ने पार्ट नहीं लिया था। 1914 में जब ये लड़ाई शुरू हुई तो ऐसा देखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के डिफेंस पे, इंडिया की आर्मी पे अपना खर्चा बढ़ा दिया। आप बोलोगे हमारी आर्मी से उनका क्या काम? भाई हमारे यहाँ के लोगों का ही तो वो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कर रहे थे, भारत के लोगों को अपनी तरफ से लड़वा रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोग हमारे मर रहे थे, जीत उनकी हो रही थी, राइट। तो हम डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया और पैसा लूटने के लिए, क्योंकि उन्हें लड़ाई में ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो हमारे देश में से और पैसा लूटने के लिए उन्होंने हम पे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। हमारी कंट्री में जो चीज़ें आती थी, यानी कि इम्पोर्ट बाहर के देशों से, उन इम्पोर्ट पे टैक्स और बढ़ा दिया। इस तरीके के इम्पोर्ट को आप बोलते हो कस्टम ड्यूटी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी होता है वो टैक्स जो आप इम्पोर्ट पे कर लेते हो। तो इम्पोर्ट्स पे टैक्स बढ़ा दिया, इनकम पे टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, डिफेंस पे पैसा बढ़ा दिया, लोगों का जबरदस्ती रिक्रूटमेंट हो रहा था आर्मी के अंडर। इसके साथ साथ अब क्योंकि सारे किसानों को तो आप आर्मी में उठा के ले गए, तो खेती कौन करेगा? तो इसीलिए फूड का शॉर्टेज होना शुरू हो गया, फूड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए और लोगों की प्रॉब्लम्स का अब पहाड़ बड़ा होता ही जा रहा था। उसी दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई बच्चा। ये तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे आपकी न्यू इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज बना के, लेकिन सेम टाइम पे क्रॉप फेलियर हो गया। 2 साल हुआ, 1918 से 1919 के बीच में एक बार क्रॉप फेलियर हुआ, फिर एक साल छोड़ के 1920 से 1921 में भी क्रॉप फेलियर हो गया। अब क्रॉप फेलियर का मतलब आप समझ रहे हो कि खाना नहीं है देश में, यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई है। वैसे ही खाने के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, जैसे ही शॉर्टेज ऑफ फूड हुई प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गए। अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई है, एक और प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है बच्चा? कोरोना पैंडेमिक है क्योंकि वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एपिडेमिक वो होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रहता है। तो इंडिया में उस वक्त आया फमीन, फमीन का मतलब सूखा पड़ा, और इन्फ्लुएंजा नाम का एक एपिडेमिक की लहर चली भारत में, जिसने कम से कम 120 से 130 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भारत के लोगों को हर जगह तबाही और हर जगह बेबसी देखने को मिल रही थी। तब लोगों ने सोचा कि अब हमें एक मसीहा चाहिए, अब हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो भारत को आज़ाद करवा सके।
भारत की ख्वाहिश पूरी हो गई क्योंकि महात्मा गांधी 1915 जनवरी में भारत लौट आए। वो इससे पहले कहाँ थे? वो इससे पहले साउथ अफ्रीका में बैठे हुए थे, वहां पे अपार्थाइड मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे। ठीक है, जैसे उन्हें पता चला कि उनके देश को उनकी ज्यादा जरूरत है, वो झट से वापस आ गए और खाली हाथ वापस नहीं आए, अपने साथ लाए तोहफा। तोहफे का नाम था सत्याग्रह। तो गांधी जी का ये ट्राइड एंड टेस्टेड मास एजिटेशन का फॉर्मूला था सत्याग्रह, जिससे गांधी जी बहुत अच्छे से यूज करना चाहते थे भारत में। वो जानते थे कि अगर सत्याग्रह सही सलामत रहा भारत में तो हमें आजादी जरूर मिल जाएगी। पर ये सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह, सत्या धन आग्रह। तो सत्या का मतलब होता है बच्चा ट्रुथ, सत्य, और आग्रह का मतलब होता है ट्रुथ के लिए अग्रसर रहना, सत्य के लिए अग्रसर रहना। तो गांधी जी लिटरली सत्याग्रह से उनका मतलब था कि आप सच को छोड़ो मत। अगर आप पे अत्याचार हो रहा है, आपका ऑपरेसर आपको ऑपरेस कर रहा है, तो आप सच्चे रहो। आप सच्चे हो तो आपको वायलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म ऑफ नॉन वायलेंस को अपनाओ। आप लड़ाई मत करो, आप गाली मत दो, आप बम की और बंदूकों की बातें मत करो। आप चुपचाप बस प्रोटेस्ट करते रहो, क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो आपका सच एक ना एक दिन आपके ऑपरेसर को भी दिखाई देगा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ भाई, ये नोबल थॉट्स हमारे गांधी जी के हैं। और गांधी जी ने इसी सत्याग्रह के साथ इंडिया में बैक टू बैक 3 सक्सेसफुल सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रह को याद करने के लिए मैं हमेशा ये टिप देती हूँ कि केक याद रखिए। केक का मतलब है C फॉर चंपारण सत्याग्रह, A फॉर अहमदाबाद सत्याग्रह, K फॉर खेड़ा सत्याग्रह और E फॉर खाली। तो 3 सत्याग्रह हुए थे। गांधी जी 1915 में वापस आए। पहले 1 साल उन्होंने भ्रमण किया, पूरे भारत का भ्रमण किया, और उन्होंने देखा कि लोगों से बात करके कि आखिर लोगों की जरूरतें क्या हैं, लोगों की दिक्कतें क्या हैं। फिर वो पहुंचे चंपारण बिहार। बच्चा, चंपारण बिहार का सत्याग्रह 1916 में शुरू हुआ था, लेकिन गांधी जी जब पहुंचे तब जाके सक्सेसफुल हुआ। लोग खुद ही सत्याग्रह कर रहे थे, तब वो सत्याग्रह नहीं बोलते थे, तब वो धरना बोलते थे, लेकिन गांधी जी के पहुंचने के बाद उसे थोड़ा सक्सेस मिला। लेकिन चंपारण का सत्याग्रह हो किस बात पे रहा था? चंपारण का सत्याग्रह एक्चुअली इंडिगो के नाम पे हो रहा था। इंडिगो का मतलब नील, नील की खेती होती है ना, नील की खेती पे हो रहा था। चंपारण बिहार में फार्मर्स को जबरदस्ती नील उगवाया जा रहा था। और कौन उनको जबरदस्ती कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे जबरदस्ती कर रही थी। नील की खेती लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती। एक बार आपने किसी मिट्टी पे नील उगा लिया तो 2 साल 4 साल के लिए उस मिट्टी की फर्टिलिटी तो गई समझो। ऊपर से ये जो जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी बिहार के लोगों से, उन्हें उसके अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे थे। तो पेजेंट्स को और फार्मर्स को नील की खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बस गांधी जी वहां पे पहुंचे, नील की खेती करने वाले फार्मर्स के साथ मिलकर उन्होंने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह हो गया सक्सेसफुल। 1917 में ये जाके सक्सेसफुल हुआ। अब आती है बात दूसरे सत्याग्रह की। दूसरा सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार से काफी दूर किया, गुजरात में किया। बताओ यार, पूरा देश का भ्रमण कर रहे थे, कोई मजाक की बात है? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जहां पे पेशेंट्स को एक नई तरीके की प्रॉब्लम थी। मैंने आपको बताया कि एपिडेमिक फैला हुआ था। प्लेग का एपिडेमिक गुजरात में काफी ज्यादा फैला था। बच्चा, प्लेग एपिडेमिक इन्फेक्टेड रोडेंट से होता है, चूहे, छुछुंदर, इस तरीके के एनिमल से, रोडेंट्स। उन रोडेंट्स की वजह से खेत भी खराब हो जाते हैं। अगर वो इन्फेक्टेड रोडेंट आपके खेत को काट ले या आपकी फसल को खराब कर दे तो वो फसल आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो प्लेग की वजह से भाई खेत और खलियान तो खराब हो गए थे। तो जब खेत ही खराब हो गए तो पेजेंट्स बेचारे क्या बेचेंगे, और बेचेंगे नहीं तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से देंगे, है ना? तो यही उनकी प्रॉब्लम थी, स्पेशली गरीब पेजेंट्स की, कि गांधी जी हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे पाए। गांधी जी ने बोला कोई बात नहीं, चलो सत्याग्रह करते हैं। खेड़ा में भी सत्याग्रह हुआ बच्चा, और फिर उनकी भी बात मान ली गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गरीब पेजेंट्स के ऊपर से रेवेन्यू कलेक्शन का भार हटा दिया। तो बैक टू बैक चंपारण के पेजेंट्स हैप्पी एंड खेड़ा के सत्याग्रह के बाद खेड़ा के पेजेंट्स हैप्पी। अब आती है बात तीसरे और फिनाले की। ये सत्याग्रह हुआ आपका अहमदाबाद में। ये इकलौता ऐसा सत्याग्रह था जो गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था, पेजेंट्स के लिए नहीं किया था। अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कॉटन मिल वर्कर्स कह रहे थे कि प्लेग की वजह से फसल खराब हो गई है पेशेंट्स की, और फसल खराब हो गई है तो चीज़ों की कमी है मार्केट में। और आपको पता है कि जब भी मार्केट में चीज़ों की कमी होती है तब उन चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो सैनिटाइजर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, या फिर आपका राशन का सामान हो, है ना? तो अहमदाबाद में ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, और इसीलिए कॉटन मिल के वर्कर्स कह रहे थे कि हमारी तनख्वाह थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए।
लेकिन कॉटन मिल के ओनर्स मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो फिर गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं मानते हैं तो हम सत्याग्रह करेंगे, हम काम ही नहीं करेंगे तो तुम्हें प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो 1918 में सत्याग्रह किया गया अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। और आपको पता है क्या, 30% सैलरी इंक्रीमेंट हो गया था इन लोगों का। तो सत्याग्रह तो डेफिनेटली सक्सेसफुल था। तो तीनों चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह सक्सेसफुल तो हो गए। 1918 वाला है बाय द वे अहमदाबाद। लेकिन फिर भी गांधी जी की प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब गांधी जी से ब्रिटिश गवर्नमेंट डरने लग गई थी। और इतना डरने लग गई थी गांधी जी और गांधी जी की सच की ताकत से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जल्दी 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 एक दूसरा घटिया एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट का नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया हुआ रॉलेट एक्ट। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ब्रिटेन में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर भारत के भी मेंबर्स थे। वो लोग इंडिया पे डिसीजन लिया करते थे। बताओ, इंडिया पे डिसीजन ब्रिटेन के लोग ले रहे हैं ब्रिटेन से बैठ के, ये भी गलत बात है। बट एनीवे, और उस ऑर्गेनाइजेशन के भारतीय मेंबर्स ने बोला था कि ये रॉलेट एक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसे आप मत पास करिए। लेकिन उन्होंने हमारे भारतीय मेंबर्स की बात बिना सुने बिना रॉलेट एक्ट को पास कर दिया। रॉलेट एक्ट एक निहायती ऑप्रेसिव एक्ट था। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खूब सारी पावर दे दी कि अब वो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कभी भी बंद करवा सकते हैं और किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। जो ये सत्याग्रह हो रहे थे बच्चा, अब उन सत्याग्रही को भी आप पकड़ के जेल में डाल सकते हो। आपको उन्हें कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप उन्हें प्रॉपर ट्रायल दिए बिना, प्रॉपरली कोर्ट ले जाए बिना, उनका जुर्म उन्होंने जुर्म किया है कि नहीं किया है, ये प्रॉपरली एक जजमेंट आए बिना उन्हें पनिशमेंट दे सकते हो। तो रॉलेट एक्ट गेव इनॉर्मस पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट गेव इनॉर्मस पॉलिटिकल पावर टू बी प्रिसाइज। It actually allowed giving punishment to the political prisoners without proper trial of 2 years. यही तो चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट कि सत्याग्रह किसी तरीके से बंद हो जाए। पर गांधी जी के चुप बैठने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का डट के सामना किया। उन्होंने बोला 6 अप्रैल को, अभी तक तो तुमने छोटे मोटे सत्याग्रह देखे हैं, 6 अप्रैल 1919 को मैं पूरे देश से गुहार लगाता हूं कि हम लोग हर जगह कर्फ्यू करवाएंगे, हम रैली निकलवाएंगे, हम रेलवे शट डाउन करेंगे, हम ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती रह जाए। क्या वो सक्सेसफुल हुआ? जी। 6 अप्रैल 1919 को सारे दुकानदार, सारे भारत के लोग, सब लोग सड़कों पे थे, सब लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की कि वो इस नेशन वाइड सत्याग्रह को रोक दे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और चिढ़ गई, आग बबूला हो गई गुस्से में। और गुस्से में ऐसा ही एक ब्रिटिश सर्वेंट जिसका नाम जनरल डायर था, उसने कुछ ऐसा कर दिया जो हम आज तक भूल नहीं पाए हैं। जनरल डायर एक एक काफी एरोगेंट व्यक्ति था। जनरल डायर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भारतीयों ने नेशन वाइड सत्याग्रह कैसे किया, और कौन है ये गांधी जो एकदम से आके हमारे देश में, मतलब भारत में आके हड़कंप मचा रहा है। तो जनरल डायर ने गुस्से में, जलन में, या आप जो वर्ड बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो, लेकिन उसने भारतवासियों को सबक सिखाने के लिए, टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट इन द इंडियंस, उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया। पता है कैसे किया? जनरल डायर ने चुपके से पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ का मतलब अब लॉ एंड ऑर्डर आर्मी के हाथ में है, पुलिस के हाथ में नहीं है। बच्चा, जब मार्शल लॉ लगा होता है ना, तो फिर कर्फ्यू होता है ना। कर्फ्यू होता है तो आप झुंड बना के कहीं पे इकट्ठा नहीं हो सकते, पुलिस आपकी पिटाई लगा देगी। लेकिन मार्शल लॉ की खबर ही नहीं मिली लोगों को पता ही नहीं था कि भाई पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है, हम झुंड बना के कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम झुंड बना के बातें नहीं कर सकते, त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इस बात की लोगों को खबर ही नहीं थी, कानो कान। लोग तो अपना मस्त 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने गए हुए थे। खूब सारे लोग आए थे, बच्चे, बूढ़े, जवान। वहां पे कुछ प्रोटेस्टर भी थे जो आपस में बात करने गए थे। लेकिन यही तो चाहता था जनरल डायर। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बैसाखी समारोह का फायदा उठाया। वहां पे वो अपनी फौज लेके घुस गया। उसने वहां के सारे एग्जिट इलाकों को बंद कर दिया और उसने लोगों को चेतावनी दी कि आपके पास चंद मिनट है, मैं फायरिंग शुरू करने वाला हूं। अगर आप यहां से अपनी जान बचा के भागना चाहते हो तो ये रही ऊंची सी दीवार, टापनी है तो टाप लो। लोगों ने काफी कोशिश की बच्चा दीवार को टापने की, लेकिन कई लोग उसमें मारे गए। 300 से 400 लोगों की मौत हुई, निहत्थे मारे गए, इनोसेंट पीपल डाइड,
छोटे छोटे बच्चे मारे गए, उनके माँ बाप मारे गए। और आज भी जलियांवाला बाग जो एक कंपाउंड एरिया है, एक ग्राउंड है बेसिकली, वहां पे आप जाओगे तो दीवारों में गोलियों के निशान आपको देखने को मिलेंगे। तो जलियांवाला बाग वो मैसेकेयर था। मैसेकेयर का मतलब होता है बच्चा, जब एक बहुत लार्ज स्केल पे आप मारते हो लोगों को, उसे मैसेकेयर बोलते हैं, हत्याकांड बेसिकली। तो वो मैसेकेयर था जो आज भी हमारे दिल में उतना ही दहकता है जितना पहले दहकता था। और जलियांवाला बाग के बाद तो मतलब जनरल डायर तो चाहता ही था डराना, लोग डरने भी लग गए जनरल डायर से। वो यही चाहता था कि सारे सत्याग्रही के दिलो दिमाग में वो एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, लोगों को डराए धमकाए। और भारत वाले क्या मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। भारत वालों को इतना बुरा लगा जब उनके चहीते देशवासियों को ऐसे मारा गया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, लोग पुलिस से झड़पने लग गए। जिनके घर के लोग मरे थे वो तो झड़प ही रहे थे, लेकिन बाकी लोग भी सपोर्ट में काफी आवाज उठा रहे थे। गवर्नमेंट को तो मौका मिल गया ब्रूटल रिप्रेशन करने का। यहाँ सत्याग्रही लोग पुलिस से लड़ाई कर रहे थे, वहां पुलिस सत्याग्रही को पिटाई कर रही थी। पता है क्या करती थी पुलिस बोलती थी अपनी नाक रगड़ो जमीन पे, पुलिस बोलती थी क्रॉल करके दिखाओ, बच्चों की तरह घुटनों के बल चल के दिखाओ, सलाम ठोको हमें। तो मतलब आप एक तो मारा पीटी कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो औरतों के साथ, बच्चों के साथ, आदमियों के साथ, उसके साथ साथ आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो, आप घमंड तोड़ रहे हो भारत वालों का। तो ये गांधी जी को ये बात बहुत चुभी, और गांधी जी ने फिर सोचा कि यार अब कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, अब छोटी मोटी सत्याग्रह से काम नहीं चलेगा, अब कुछ पूरे देश के लिए होगा। और उसी दौरान गांधी जी चले गए घनन चिंतन मोड में कि अब मैं चलो आई विल कम अप विद अ स्ट्रैटेजी कि अब आगे क्या करना है। तब जब गांधी जी ये सब सोच रहे थे, तब देश में एक और इशू चल रहा था। इशू का नाम है खिलाफत इशू। ये देश के मुस्लिम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व था। खिलाफत इशू किसके लिए हो रहा था बच्चा? खिलाफत इशू खलीफा के लिए हो रहा था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मैंने बताया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने पार्ट लिया था, ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत भी गया था। यूरोप बेसिकली यूरोप के बड़े बड़े देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गए थे, और उसके बाद जो भी दूसरे ग्रुप के जितने कंट्रीज थे उन पे वो यूरोप के देश कब्जा जमाना चाह रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के देशों ने ऑटोमन एम्पायर, जो आज टर्की कहलाता है, टर्की पे अपनी एक गंदी सी सो कॉल्ड पीस ट्रीटी इंपोज कर दी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि वो पीस ट्रीटी तो अच्छी कम थी, बुरी ज्यादा थी। पीस ट्रीटी के अंडर जो ऑटोमन एम्पायर का खलीफा होता है, जो पूरी दुनिया की मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल लीडर कहलाता है, उनको वो लोग तंग कर रहे थे। तो आप सोचो, आपने वर्ल्ड वॉर नंबर 1 से टर्की में जाके खलीफा को तंग किया, और खलीफा के लिए पूरी दुनिया की मुस्लिम्स ने अपनी आवाज उठाई। इंडिया के मुस्लिम्स भी पीछे रहने वाले नहीं थे, उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने खलीफा के सपोर्ट में बनाई खिलाफत कमेटी। एक सेकंड रुको। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं बता देती हूँ। 1919 मार्च बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनी थी। इसके 2 लीडर्स हुआ करते थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। जब खिलाफत इशू की बात गांधी जी को पता लगी, तो गांधी जी को लग गया कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। हिंदूज अपना अलग कांग्रेस के अंडर वो अपना अलग एजेंडा लिए बैठे हैं कि देश को आज़ाद कराएंगे, मुस्लिम्स जो है खिलाफत इशू में अपना हार्डवर्क दे रहे हैं, क्या बढ़िया हो जाएगा अगर हिंदूज और मुस्लिम को हम साथ में ले आए। तो गांधी जी को एक प्लान मिल गया था, और गांधी जी चल पड़े इस प्लान को एग्जीक्यूट करने। ये जो खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे, और ये जो 2 नाम मैं आपको बता रही हूँ, मोहम्मद अली, शौकत अली, गांधी जी इनके पास गए और गांधी जी ने अपना आइडिया पिचन किया। इन लोगों को भी इनका आइडिया बहुत पसंद आया गांधी जी का, और ये लोग गांधी जी के साथ कांग्रेस से मिलने चले गए। सितंबर 1920 को गांधी जी, मोहम्मद अली, शौकत अली इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में बैठे, जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स की दोस्ती कराई गई। और गांधी जी ने ये आइडिया पिचन किया कि यार हम एक देश में रहते हैं, कितना बढ़िया हो जाएगा अगर स्वराज यानी कि सेल्फ रूल यानी कि इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी और खिलाफत इशू अगर साथ में आ जाए। तो बस बल्ले बल्ले हो गई, हिंदूज और मुस्लिम आ गए साथ। गांधी जी ने बोला अब तो स्वराज के साथ होगा खिलाफत, और इसका नाम रखूंगा नॉन कोऑपरेशन। देखो भाई, गांधी जी काफी स्मार्ट व्यक्ति थे। गांधी जी ने 1909 में जब हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी थी ना, तभी उन्होंने लिख दिया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं। भाई, आपको खुद की सरकार पसंद नहीं है तो सरकार के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? आप ही तो उठाओगे, या बाकी देशवासियों से या बाकी दुनिया के नेशन से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी सरकार को आके डांट डपट लगाए? नहीं।
तो गांधी जी ये बात जानते थे कि हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को कभी कुछ बोलते नहीं है, इसीलिए वो हम पे ज्यादा हुक्म चलाते हैं। इसीलिए गांधी जी ने जब खिलाफत इशू और स्वराज इशू को मिक्स किया तो मूवमेंट का नाम रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चमका कि नहीं? राइट। नॉन कोऑपरेशन में स्वराज भी था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और खिलाफत इशू भी था आपका खिलाफत कमेटी का। नॉन कोऑपरेशन शुरुआत हुई इसकी सरेंडरिंग ऑफ द टाइटल्स। उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया के जो अमीर अमीर लोग होते थे या जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट होते थे, उन्हें ना टाइटल दे दिया करते थे, सर, मैडम, रॉयल टाइटल्स, ऐसे थोड़ा सा उन्हें खुश रखने के लिए उन्हें टाइटल दे दिया करते थे, गरीबों को कुछ नहीं देते थे। तो गांधी जी ने बोला सबसे पहले तो ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिए हुए टाइटल से आप लोग इतना खुश होते हैं ना, पहले इसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जिस गवर्नमेंट के खिलाफ आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो उस गवर्नमेंट के दिए हुए टाइटल तो रख नहीं सकते, है ना। तो बस एनसीएम हो गया। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया हुआ था, ऐसे बहुत सारे इंडियंस को दिया हुआ था, उन सारे लोगों ने अपने अपने टाइटल, अपने अपने ऑनर्स त्याग दिया। दूसरे स्टेप में एनसीएम में क्या हुआ, सारी की सारी सिविल सर्विसेज, सारी की सारी पुलिस, सारी के सारे कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सबको भी बॉयकॉट कर दिया गया। क्योंकि क्या फायदा ना ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाने का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं, आपकी कंट्री के खुद के तो है नहीं, किसी भारतीय ने थोड़ी बनाए थे ये इंस्टीट्यूट्स, तो ये सब भी त्याग दिया गया। और गांधी जी पहले से सोच के बैठे थे अगर नॉन कोऑपरेशन नहीं चला तो इससे भी बड़ा एक मूवमेंट चलाऊंगा जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलो उसकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन गांधी जी तो निकल पड़े मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ अपने पूरे भारत का भ्रमण लगाते हुए कि भारतवासियों को मैं सपोर्ट गैदर करता हूं, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, हिंदूज और मुस्लिम दोनों का सपोर्ट मुझे चाहिए। तो वो निकल पड़े सपोर्ट के लिए। लेकिन इससे पहले कि नॉन कोऑपरेशन अच्छे से हो पाता बच्चा, एक प्रॉब्लम और आ गई। प्रॉब्लम का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को गांधी जी की ये बात समझ नहीं आ रही थी कि यार हम अगर इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे, काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेंगे, पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो फिर हम आज़ाद कैसे होंगे, है ना। उस पर काउंसिल इलेक्शंस चल रहे थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये प्रॉब्लम थी। गांधी जी कह रहे थे यार थमो, देखो मेरे प्लान को समझो, प्लान बहुत बड़ा है, अभी के लिए तुम इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दो, नॉन कोऑपरेशन में पार्ट लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि देश आज़ाद हो जाएगा। तो कांग्रेस को कन्विंस करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। फाइनली नागपुर सेशन में जाके कहीं कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज किया, कांग्रेस भी कन्विंस हुई। 1920 दिसंबर नागपुर सेशन, और गांधी जी ने बोला कि चलो ठीक है, अब हम फाइनली एनसीएम लॉन्च कर सकते हैं। और इसी तरीके से कांग्रेस के सपोर्ट के साथ जो है आपका एनसीएम लॉन्च हुआ फाइनली जाके जनवरी 1921 में। फिर से एक रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा टाइमलाइन दे देती हूँ। 1915 जनवरी को गांधी जी भारत वापस आए। 1917 और 1918 में उन्होंने 3 सत्याग्रह किए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। 1919 को नेशन वाइड हड़ताल हुआ, रॉलेटा एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, बॉम्बे कमेटी बनी यानी कि खिलाफत कमेटी। फिर 1920 में जाके कांग्रेस को मना के गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन लॉन्च करने का सोच लिया। 1921 में जाके फाइनली नॉन कोऑपरेशन लॉन्च हो गया। ये था अब तक का समरी। अब चलते हैं आगे। अच्छा, नॉन कोऑपरेशन भी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नॉन कोऑपरेशन वो व्हाट्सएप का जमाना नहीं था कि यहाँ आपने ब्रॉडकास्ट किया मैसेज और पूरे देश को पता चल गया कि आप नॉन कोऑपरेशन करने वाले हो। वो यार पुराना जमाना था, वहां बात ट्रैवल करती थी तो चाइनीज विस्पर की तरह बातों में सारी चीजें ऐड हो जाती थी। गांधी जी ने तो सिंपल सी बात कही थी कि डोंट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, सरेंडर द टाइटल, बॉयकॉट देयर सर्विसेज एंड बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स। इसके अलावा गांधी जी ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन अलग अलग जगहों पे भारत के अलग अलग पार्ट्स में उसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल इन द टाउन्स, जब शहरों में नॉन कोऑपरेशन की बात गई तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन मिडिल क्लास लोगों से आया। सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया कि ये स्कूल ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के, हम नहीं जाते। सारे टीचर्स ने कॉलेजेस जाना छोड़ दिया, स्कूल्स जाना छोड़ दिया। लॉयर्स ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, पुलिस ने पुलिस स्टेशन जाना छोड़ दिया। मस्त बायकॉटिंग चल रही थी, ठीक है। मद्रास में जस्टिस पार्टी को छोड़ के बाकी हर जगह हर पार्टी ने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा भी हमारे देश में तब पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है। तो सबने काउंसिल इलेक्शंस को छोड़ दिया। एक जस्टिस पार्टी ने पार्ट लिया था, उनके भी अपने रीजंस थे। वो चाहते थे कि वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ला पाए। जस्टिस पार्टी में मोस्टली लोअर कास्ट हिंदूज थे, तो वो चाहते थे कि लोअर कास्ट हिंदूज को थोड़ी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिले। बट एनीवे, उनके अलावा सबने काउंसिल इलेक्शंस छोड़ दिए। मस्त चल रही थी हमारी, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा था।
फॉरेन क्लोथ को अब हम इंपोर्ट ही नहीं करते थे। जो मशीन मेड गुड्स होते थे ना आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले ब्रिटेन के, वो अब हम अपनी कंट्री में मंगाते ही नहीं थे। आधा हो गया था फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, मर्चेंट्स कौन होते हैं बच्चा? मर्चेंट्स होते हैं जो कपड़े के व्यापार में होते हैं। मर्चेंट्स बोल रहे थे हम फॉरेन ट्रेड करेंगे ही नहीं, हम फॉरेन कपड़ा हम अपने देश में मंगाएंगे ही नहीं, हम उससे डील ही नहीं करेंगे। लोगों ने फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया था, लोगों ने लिकर शॉप्स को पिकेट कर दिया था, फॉरेन क्लोथ को लोग सड़क सड़क गली गली मोहल्ले मोहल्ले जलाना शुरू कर दिया था उन्होंने कि अब तो हम स्वदेशी होने वाले हैं, खुद का कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट ये आया था कि थोड़े टाइम के लिए इंडिया का खुद की जो इंडस्ट्री है, क्लॉथ इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री, उसको काफी काम आया और काफी पैसे कमाए उसने, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल। धीरे 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 क्या हुआ, एनसीएम शहरों में स्लो डाउन होने लग गया। अब आप बोलोगे मैम इतना बढ़िया तो चल रहा था एनसीएम, स्लो डाउन क्यों हुआ? बच्चा देखो कारण है। गांधी जी ने बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूट्स को बॉयकॉट कर दो। बॉयकॉट तो हम कर दें, लेकिन बॉयकॉट करके जाए कहाँ? ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट्स ही नहीं थे। ऐसा तो नहीं है कि भारत वालों के अपने कोई स्कूल, अपने कोई कॉलेजेस, अपने कोई कोर्ट थे। तो अगर हम जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाएं तो फिर करें क्या? खाएंगे क्या? पैसे नहीं होंगे तो पावर्टी आ जाएगी। तो धीरे धीरे लोग ने ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस के ना होने की वजह से धीरे धीरे फिर से वापसी करनी शुरू कर दी लॉ, कोर्ट्स में, पुलिस स्टेशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया खादी का। गांधी जी ने कहा फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दो, यानी कि फॉरेन कपड़ा मत पहनो। बॉयकॉट करने का मतलब त्याग दो। तो अगर फॉरेन कपड़ा ना पहने जो कि सस्ता है, तो फिर क्या महंगा खादी पहने? एक तो गरीब देश वाले, ऊपर से आप बोल रहे हो कि हाथ से बना हुआ, चरखे से बना हुआ खादी पहनो। कैसे पहने यार? रियलिस्टिक बात नहीं थी, खादी काफी महंगा आता था। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने फिर से फॉरेन गुड्स को यूज करना शुरू कर दिया। तो ये रीजंस थे व्हाई एनसीएम स्लोड डाउन इन द सिटीज। ये तो हुई बात बच्चा शहरों की। गांव पे चले, गांव का हाल देखें थोड़ा। गांव का हाल हम कंट्री साइड से देखेंगे। बच्चा कंट्री साइड होती है गांव वाली साइड। कंट्री का साइड अक्सर जब आप एक सिटी में एंटर करते हो तो एंटर करते वक्त आपको पहले गांव वाला एरिया दिखता है ना, फिर शहर वाला अच्छे से एरिया आता है। उसी कंट्री साइड को, मतलब कंट्री साइड का मतलब बेसिकली गांव। तो हमारे सिलेबस में कौन सा गांव है? सारे गांव तो हम भारत के पढ़ नहीं सकते, तो हमारे पास एक केस स्टडी है। केस स्टडी का नाम है अवध। अवध एक गांव हुआ करता था जहाँ के पेजेंट्स अलग अलग तरीके थे। कई पेजेंट्स बहुत अमीर हुआ करते थे, जमींदार तलुकदार हुआ करते थे, उनके पास बहुत लैंड होता था। इतना लैंड होता था कि वो बाकी गरीब पेजेंट्स को अपना लैंड किराए पे दे देते थे। भाई तू हमें किराया देते रहे और तू हमारे लैंड पे खेती कर, जो खेती हुई वो तेरी, तू हमें किराया दे दे बस। ठीक है, तो कुछ तो इतने अमीर लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, इतने अमीर पेजेंट्स हुआ करते थे। कुछ पेजेंट्स हुआ करते थे जो बहुत गरीब होते थे। ठीक है, तो गरीब पेजेंट्स की क्या प्रॉब्लम थी कि उन्हें अमीर पेजेंट्स बहुत तंग किया करते थे। अब आप बोलोगे मैम अमीर पेजेंट्स भी तो भारत वाले थे, वो क्यों तंग करते थे? भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर भारत का व्यक्ति उस जमाने में अच्छा हुआ करता था, गंदे लोग भी मौजूद थे। तो अक्सर अमीर पेजेंट्स छोटे पेजेंट्स को तंग किया करते थे। ये तो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये बात आप समझ लो। अब हम आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, अवध की कहानी सुनते हैं। अवध में एक बाबा हुआ करते थे जिनका नाम है बाबा रामचंद्र। उन्हें लोग सन्यासी बोला करते थे। बाबा रामचंद्र एक्चुअली अपने जवानी के दिनों में इन्हें इंडेंचर्ड लेबर बना के, इंडेंचर्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर बना के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें फीजी काम करने भेजा था। पता है क्या करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट? बाबा रामचंद्र जैसे कई यंगस्टर्स को पागल बना के कि तुम्हें बहुत अच्छी जॉब देंगे, बहुत अच्छी जॉब देंगे, भेज दिया करते थे बाहर के देशों में। और वहां पे बॉन्डेड लेबर होता था। बॉन्डेड लेबर मतलब 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 5 साल तक आप कहीं नहीं जा सकते, जॉब छोड़ के भी जा नहीं सकते। तो बाबा रामचंद्र भी एक्चुअली इंडेंचर्ड लेबर थे एक जमाने के। इसीलिए उन्हें भारत की प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से पता था और वो भारतवासियों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते थे। बाबा रामचंद्र ने ये आवाज उठाई और उन्होंने क्या किया कि छोटे पेजेंट्स को सपोर्ट करना शुरू किया। छोटे पेजेंट्स की डिमांड काफी सिंपल थी। उन्हें लैंडलॉर्ड और तलुकदार से प्रॉब्लम थी। उन्हें रेवेन्यू का रिडक्शन चाहिए था। उन्हें फ्री का काम जो करवाया जाता था, बेगर का मतलब होता है फ्री काम, ऐसा काम जिसके आप पैसे ही नहीं दे रहे हो लोगों को, बेगर से प्रॉब्लम थी। और उन्हें सोशल ऑपरेशन से प्रॉब्लम थी। बच्चा जो अमीर पेजेंट्स हुआ करते थे ना, वो अक्सर ऊंची जात के हुआ करते थे, तो वो जात पात के नाम पे एक तो भेदभाव फैलाते थे, छोटे पेजेंट्स को बहुत मारते और हरास करते थे, उनसे फ्री का काम कराते थे। और यही सारी चीजें छोटे पेजेंट्स को पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बड़े पेजेंट्स को मजा चखाने के लिए नाई धोबी बंद भी किया। नाई का मतलब बार्बर,
धोबी का मतलब धोबी यानी कि वॉशरमैन। नाई धोबी बंद क्यों? क्योंकि बड़े पेजेंट्स अपना काम खुद नहीं करते थे भाई, उनको नाई और धोबी की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, इनको मजा चखाने के लिए नाई धोबी बंद करते हैं, इनकी सर्विसेज बंद करते हैं, ये बड़े मजे उड़ाते हैं हमारी सर्विसेज के ऊपर। लेकिन इससे बात बनने वाली नहीं थी। छोटे पेजेंट्स को चाहिए थी एक बहुत बड़ी मीटिंग, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी दिक्कतों के बारे में बात करे, जो उनकी दिक्कतों को सॉल्व करे। ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बाबा रामचंद्रा ने जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू तो ऐसे ही जून 1920 में अवध के दौरे पे आए थे। उन्होंने जब लोगों से बात की और लोगों की प्रॉब्लम सुनी और जब बाबा रामचंद्रा से मिले तो उन्हें उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर अक्टूबर तक जाते जाते एक किसानों की सभा बना दी, औध किसान सभा। औध बोलो अवध बोलो एक ही बात है। औध किसान सभा छोटे पेजेंट्स की प्रॉब्लम्स के लिए बनी थी और वो बड़े पेजेंट्स को टारगेट कर रही थी। देखते ही देखते एक महीने के अंदर अवध किसान सभा की 300 ब्रांचेस खुल गई आसपास के गांव पे। ये तो मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा भी फैंसी हो गई थी भाई, मैकडॉनल्ड्स की भी इतनी फ्रेंचाइजी नहीं है जितनी इसकी खुल गई थी, तो काफी फेमस हो गई थी लोगों के बीच में। लेकिन कांग्रेस इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब आप बोलो कि मैम जवाहरलाल नेहरू तो कर रहे थे, नेहरू जी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही थी। कांग्रेस की अपनी अपनी डायरेक्शन क्लियर थी। कांग्रेस को लंबी लड़ाई लड़नी थी। लंबी लड़ाई के लिए पैसे लगते हैं भाई, और वो पैसे आते थे बड़े पेजेंट्स से। तो अगर छोटे पेजेंट्स को सपोर्ट कर देती कांग्रेस तो बड़े पेजेंट्स बुरा मान जाते, पैसे देना बंद कर देते। तो कांग्रेस ने अपने हाथ खींच रखे थे अवध किसान सभा और छोटे पेजेंट्स की लड़ाई से। लेकिन फिर भी लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट फेल हो गया। आप बोलोगे मैम हैप्पी एंडिंग नहीं है क्या इस चैप्टर में? है, लेकिन इस पार्ट में नहीं है। ये भी मूवमेंट फेल हो गया क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना नहीं था ना, ब्रॉडकास्ट का जमाना नहीं था। चाइनीज विस्पर की तरह लोगों ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के आइडिया को तोड़ मरोड़ दिया। तलुकदार्स को अटैक करने लगे, लैंडलॉर्ड्स को पिटाई लगाने लग गए, बाजार में से सामान लूट के ले आते थे, घर में होर्डिंग करने लग गए। जैसे आजकल अभी मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स होर्ड हो रहे हैं ना पैंडेमिक में, वैसे ही उस जमाने में लोग ग्रेन्स को यानी कि आटा दाल चावल को होर्ड करके मतलब कि छुपा छुपा के घर में जबरदस्ती भर लेते थे। लोकल लीडर्स गांधी जी के नाम पे कुछ भी करवाते थे, कुछ भी। वो बोलते थे हाँ हाँ करो करो पिटाई लगाओ इनकी, गांधी जी ने बोला, गांधी जी ने बोला। गांधी जी ने ऐसा बोला ही नहीं था, जबरदस्ती गांधी जी का नाम लेके ये सब हो रहा था। तो गांधी जी के नाम पे कई बिल फटे भाई गांव में, लेकिन नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे मूवमेंट जो है गांव का वायलेंट हो गया, और जब वायलेंट हो गया तो मूवमेंट क्या है, खत्म होने की कगार पे आ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ गांव की मूवमेंट का। अब हम चलते हैं रिबेलियन इन द कंट्री साइड बट ट्राइबल पॉपुलेशन। बच्चा ट्राइबल पॉपुलेशन रेगुलर गांव की जनता से थोड़ी अलग होती है। ट्राइबल पॉपुलेशन में इलिटरेसी ज्यादा होती थी उस जमाने में और अवेयरनेस की कमी होती थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी और ज्यादा बड़ी हो गई। हमारे पास केस स्टडी है आंध्र प्रदेश की गूडम हिल्स। गूडम हिल्स में एनसीएम के नाम पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब, मिलिटेंट का मतलब वायलेंट, गुरिल्ला मूवमेंट का मतलब छुप छुप के वार करना। ठीक है, तो एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब आप बोलोगे मैम गांधी जी तो वायलेंस के अगेंस्ट थे। बिल्कुल सही बात है, इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा था ना उनकी बातों का। गूडम हिल्स में लोग वैसे ही देखो गुस्से में तो वैसे ही रहते थे गूडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे और फॉरेस्ट पे फॉरेस्ट लॉज लगा दिए थे। क्लास 9 में जो फॉरेस्ट लॉज वाला चैप्टर पढ़ के आए हो ना, वही वाले फॉरेस्ट लॉज। तो फॉरेस्ट पे लॉज लगा दिए थे। अब लोकल लोगों का एंट्री बंद था फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट को यूज करने के लिए उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अपने ही देश में अपने ही फॉरेस्ट को यूज करने के लिए परमिशन चाहिए होगी, तो गुस्सा तो आएगा। इसी आग में, इसी गुस्से की आग में घी डालने के लिए वहां पे एक लोकल लीडर पैदा हो गया था। लोकल लीडर का नाम था आपका अलूरी सीताराम राजू। होता है ना लोकल लीडर, क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को लीडर बना लेते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम लीडर। वैसे ही हमारे अलूरी सीताराम राजू भाई जो गूडम हिल्स के एक निवासी थे, ये काफी विचित्र प्राणी थे। ये बोलते थे इनके पास स्पेशल पावर्स है, ये बोलते थे ये भगवान का रूप है, ये बोलते थे इन्हें गोली भी मारोगे तो उन्हें गोली भी नहीं छू पाएगी, और ये बोलते थे ये गांधी जी के भक्त है। तो इनकी बड़ी चलती थी गूडम हिल्स में, लोग इन्हें बड़ा पसंद करते थे। ये जो बोलते थे लोगों को, गूडम हिल्स के ट्राइबल पॉपुलेशन वही करती थी। इन्होंने लोगों को कन्विंस कर दिया कि एनसीएम चल रहा है देश में, एनसीएम में पार्ट लेते हैं। लोगों ने बोला ठीक है जी।
इन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी, लोगों ने बोला ठीक है गांधी जी अच्छे आदमी। इन्होंने बोला कि खादी पहनना चाहिए, लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया। अलूरी सीताराम राजू ने यह भी बोला कि अल्कोहल छोड़ देना चाहिए, लोगों ने छोड़ दिया, दे गेव अप ड्रिंकिंग। लेकिन एक गलत बात बोल दी अलूरी सीताराम राजू ने, जो ये थी कि वायलेंस यूज करना चाहिए। इन्होंने बोला कि नॉन कोऑपरेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हम लोग वायलेंस नहीं करेंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते गूडम हिल्स के लोगों ने पुलिस स्टेशन पे तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया, पिटाई लगानी शुरू कर दी। फाइनली किसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलूरी सीताराम राजू को पकड़ा और एग्जीक्यूट कर दिया, मार डाला 1924 में। लेकिन आज भी आप गूडम हिल्स जाओगे ना तो अलूरी सीताराम राजू की बड़ी कहानियां फेमस हैं, लोगों ने उसे फोक हीरो बना दिया था, मतलब कि कहानियों का हीरो, तो आज भी बड़ा फेमस है। गलत बात सिखा के गया था लोगों को, वायलेंस का पार्ट पढ़ा के गया था, लेकिन फेमस बहुत हो गए हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे अलूरी सीताराम राजू जी की। अब चलते हैं हम स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज का मतलब होता है कि देश आजाद होना चाहिए, लेकिन जब ये खबर एनसीएम की खबर प्लांटेशन वर्कर्स के पास पहुंची तब उन्होंने इसका कुछ अलग ही मतलब निकाला। प्लांटेशन, आपको देखो ध्यान देना पड़ेगा, प्लांटेशन वर्कर्स को उस जमाने में फ्रीली घूमने नहीं दिया जाता था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत अगर आप एक प्लांटेशन वर्कर हो, चाय की खेती या कॉफी की खेती करते हो, प्लांटेशन में और भी क्रॉप्स आते हैं, एग्रीकल्चर चैप्टर में आप पढ़ोगे, लेकिन अगर आप एक प्लांटेशन वर्कर हो तो आप बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के आप जा नहीं सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, अपने घर भी वापस नहीं जा सकते। तो जब ऐसे लोगों को स्वराज की बात सुनाई दी, जब ऐसे लोगों को नॉन कोऑपरेशन और गांधी जी की बात सुनाई दी, तो इन्होंने सोचा बल्ले बल्ले, अब तो हमें जब मन करेगा हम घर जाएंगे, हम तो फ्रीली घूमेंगे, हम तो अपने गांव वापस जाएंगे। और झुंड बना के ये सारे भाई बहन हमारे गांव की तरफ वापसी करने लग गए। ये थोड़ी बोला था गांधी जी ने, ये थोड़ी बोला था, गारंटी थोड़ी दी थी कि हमारी पिटाई नहीं लगेगी, पर ये लोग निकल लिए। अब निकले तो निकले, इनको लगा कि अब गई अथॉरिटी भाड़ में, अब हम घर जाएंगे, गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी सबको लैंड देंगे अपने अपने गांव में। देख रहे हो र्यूमर फैल रहे हैं कि गांधी जी आ गए हैं, गांधी जी सबको अपने अपने खेत दे देंगे, हम सब गांव में रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये बेचारे पहुंचते कैसे अपने गाँव, नॉन कोऑपरेशन पूरे देश में चल रहा था, रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी, स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी, पैदल थोड़ी पहुंचोगे घर। तो ये बेचारे इससे पहले कि अपने घर पहुंचते, एनसीएम के नाम पे पुलिस ने इन्हें पकड़ा और खूब सारी पिटाई लगा के वापस लाके प्लांटेशन में छोड़ दिया। बहुत पिटाई लगी इनकी, तो यहाँ पे भी मूवमेंट अनसक्सेसफुल हो गया। तो आपने देखा कि शहरों में मूवमेंट अनसक्सेसफुल हुआ क्योंकि खादी एक्सपेंसिव था और ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे। गाँव में हुआ अनसक्सेसफुल क्योंकि वायलेंट हो गया था, होर्डिंग और लूटिंग चलने लग गई थी। ट्राइबल पॉपुलेशन में हुआ अनसक्सेसफुल क्योंकि अलूरी सीताराम राजू जैसे लोगों ने वायलेंस का पार्ट पढ़ाया था लोगों को। और प्लांटेशन वर्कर्स का हुआ अनसक्सेसफुल क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशन के चक्कर में ये तो घर की ओर निकल गए थे और पिटाई लग के वापस आ गए थे। तो अनसक्सेसफुल तो एनसीएम जरूर हो गया, लेकिन बात ये नहीं है कि सक्सेसफुल हुए कि नहीं, बात यह है कि पहली बार पूरे देश ने एक इंसान के कहने पे डट के ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना किया। हमने स्वतंत्र भारत का नारा लगाते हुए अपने स्वतंत्र भारत का एक ख्वाब देखा और महात्मा गांधी की लीडरशिप में अब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से डर नहीं लग रहा था। अब हम लोग आज़ादी पाने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो डेफिनेटली एनसीएम थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद तो मतलब गांधी जी ने हाथ जोड़ लिए भारत वालों के सामने कि भाई एनसीएम मैं कॉल ऑफ करता हूँ। इसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा में जो सत्याग्रही हैं वो बैठ के सत्याग्रह कर रहे थे एनसीएम के अंडर, नॉन कोऑपरेशन के अंडर। पुलिस वालों ने उन पे लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है, गोरखपुर में है बाय द वे चौरी चौरा। ठीक है, तो पुलिस वालों ने उन पे लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। लोगों को भी गुस्सा आ गया, लोग भूल गए गांधी जी, लोग भूल गए नॉन कोऑपरेशन होता है, अहिंसा होता है, हिंसा परमो धर्म, सब भूल गए भाई। लाठी चार्ज जैसे उन पे होना शुरू किया, लोकल लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अब पुलिस स्टेशन में आग लगाने तक ठीक है, लेकिन पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले भी थे, तो कुछ 21 और 22 पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के साथ जल के मर गए। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि गांधी जी वायलेंस
को सपोर्ट कभी भी नहीं करते थे। तो गांधी जी ने चौरी चौरा 1922 के इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया, मतलब कि बंद कर दिया, और गांधी जी काफी उदास हो गए। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई गेस नॉन कोऑपरेशन खत्म हो गया है मैंने। अगले क्लास में मैं आपको सीडीएम भी पूरा खत्म करा दूंगी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन बच्चा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन सोशली शुभम, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बात बता देती हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, वो मैं एक बार आपको समराइज करा देती हूँ। कमेंट में मुझे बताना सेशन कैसा लगा, चैप्टर समझ आया कि नहीं। कहानी की तरह अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी हमें कहानी की तरह याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में धीरे धीरे एकेडमिक ईयर में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, मैप भी कराऊंगी, सब कुछ कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। एक ऐसा पहला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इकोनॉमिक और नई पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हुई। ठीक है, पहली स्लाइड दूसरी स्लाइड जो पढ़ाई थी। सत्याग्रह का मतलब इंपॉर्टेंट है, सत्याधन आग्रह और नॉन वायलेंस और ट्रूथ, ऑपरेसर ऑपरेसिव जो भी पढ़ाया वो वाला। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह के रीजंस। जलियांवाला बाग मैसेगर पे शॉर्ट नोट आ सकता है। खिलाफत कमेटी कहाँ बनी थी, किसने बनाई थी, उस पर आ सकता है। कांग्रेस के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। कैलकाटा सेशंस में सितंबर वाले में हिंदूज और मुस्लिम्स की दोस्ती हुई थी। नागपुर सेशन में एनसीएम अडॉप्ट हो गया था, और फिर फाइनली जनवरी 1921 में एनसीएम स्टार्ट हो गया था, राइट। तो ये कांग्रेस के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो मूवमेंट इन सिटीज, मूवमेंट इन टाउन, ये सब जो पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हेन एनसीएम रीच द सिटीज, या फिर क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट फेल क्यों हो गया। तो कहाँ कहाँ क्या क्या रीजंस थे मूवमेंट फेल होने के, ये आप जरूर जब आप नोट्स बनाओ तो इनका ख्याल रखना। दिस वुड बी माई टिप फॉर टुडेज सेशन। अगले सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको अगले सेशन में जरूर बता दूंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे एक स्लाइड ही बना देनी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताना। मैं अगली बार से सेशन में एक स्लाइड बना दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, सैनिटाइज योर हैंड्स, वेयर योर मास्क, प्लीज वेयर 2 मास्क। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 मास्क से रिस्क थोड़ा कम हो जा रहा है। तो टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली ऑल्सो, ऑफ योर सेल्फ। बाय।